बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल राज़ी एजुकेशन इंसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। और मैं जो आपके लिए सब्जेक्ट लेके आया हूं वो है केमिस्ट्री। और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो आइए हम बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें, हम आज सेकेंड ईयर का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस चैप्टर इज टोटली अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे जो प्रीवियस 6 चैप्टर्स होंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रेलेवेंट हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज आवर चैप्टर नंबर 7। अब ये हमारा सेकेंड ईयर का पार्ट 2। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखें, अगर हम बात करते हैं ना अर्ली हिस्ट्री की, तो अबाउट 200 ईयर्स अगो, ठीक है, जो ग्रीक्स थे ना, ग्रीक्स यूनानी, इनका ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में इनको हम बना सकते हैं। जैसे फीसस होते हैं, गोबर वगैरह, ठीक है, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो समझते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर या सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये 200 साल पहले की बात हो रही है। और इसमें फिर एक साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक मैसेज और एटम्स के जो सिंबल्स है या एलिमेंट्स के जो सिंबल्स है उसने जो डिस्कवर किए थे, उसका नाम था बर्जीलियस, ठीक है। ये वही साइंटिस्ट है, बर्जीलियस, ठीक है। और इसने ये बताया था, इसने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। इसने ये थ्योरी प्रपोज की। इसने कहा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाकायदा तौर पे इस थ्योरी की जो स्टेटमेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं या लिविंग थिंग्स में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसको प्रॉपरली अगर हम देखें तो वी कैन से दैट द ऑर्गेनिक, अकॉर्डिंग टू दिस वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड विद इन लिविंग थिंग्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं, वो जरा गौर से समझ लें। देखें, पहला पॉइंट है organic compounds can only be synthesized within living things, ठीक है। पहला पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ हम लिविंग थिंग्स में जो है वो बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें था organic compounds cannot be synthesized from inorganic, mean non-living things। पहला और दूसरा पॉस्टुलेट बिल्कुल सिमिलर हैं। देखो, इसमें यह कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लिविंग थिंग्स में सिर्फ तैयार कर सकते हैं, और दूसरा पॉस्टुलेट ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नहीं सिंथेसाइज कर सकते नॉन लिविंग यानी इनऑर्गेनिक थिंग्स से, ठीक है। और ये क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने ये लॉजिक दिया, चूंकि इस थ्योरी का नाम वाइटल फोर्स था, ठीक है। तो लॉजिक ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करने हैं हमने नॉन लिविंग थिंग्स से, उनको एक सुपर नेचुरल फोर्स रिक्वायर्ड है, और उस सुपर नेचुरल फोर्स को हम वाइटल फोर्स कहते हैं। और चूंकि ये इंसानों के बस की बात नहीं है, सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लेकिन ये जो पॉस्टुलेट थे इस थ्योरी के, और ये थ्योरी काफ़ी साल चलती रही और लोग इसको मानते भी रहे, लेकिन इसके बाद फिर हिस्ट्री में चेंज आता है, ठीक है। हमारे पास आते हैं फ्रेडरिक वुलर, ठीक है, फ्रेडरिक वुलर, ठीक है। ही वॉज द केमिस्ट, और इन्होंने 1828 में यानी 1828 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग्स को यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डील कर रहे थे और उनका केमिकल रिएक्शंस करवा रहे थे। वो नॉन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उनसे इन्होंने ना एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस किया यानी सिंथेसाइज किया, अमोनियम साइनेट NH4CNO। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एक इंटरमीडिएट था जो बनाया इन्होंने, ठीक है, वुलर ने।
और इस इंटरमीडिएट को जब इन्होंने हीट किया, ये वाला इंटरमीडिएट जो था हमारे पास, या आप इसको समझ लो ट्रांजिशन स्टेट थी, अमोनियम साइनेट, इसको जब उन्होंने फर्दर हीट किया ना तो इससे बनी यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यानी NH2 और दो तरफ होगा और ये कार्बन है। तो ये जो आपके पास कंपाउंड आपको सामने नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड यूरिया, और यूरिया हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, और इसको रिजेक्ट करने वाले फ्रेडरिक बुलर थे 1828 में। कैसे रिजेक्ट किया इन्होंने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो ये इंटरमीडिएट बना ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था, इससे उन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दी, यूरिया, ठीक है। और यूरिया प्रोड्यूस होने के बाद लोगों को ये पता चल गया कि ये वाली जो थ्योरी थी ये वैलिड नहीं रही अब, और इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे रिसर्च शुरू हो गई, फिर इथाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है, बेंजीन और इस तरह के बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया लोगों ने, और इस तरह से ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट होगी। तो ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन। तो अब हम मूव करते हैं इसी हमारे लेक्चर के दूसरे आर्टिकल पे, जो कि है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि वर्ड से हमें पता चल रहा है हाइड्रो हाइड्रोजन से निकला है और कार्बन कार्बन से निकला है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो इसेंशियली मौजूद होंगे, दोज कंपाउंड विल बी कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखें HCS ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, ठीक है, जिसमें क्या मौजूद होगी, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एज इसेंशियल एलिमेंट्स, यानी जरूरी इसमें एलिमेंट्स होंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे। तो बहुत सिंपल है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbons, यानी ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बल्कि जो उनसे माखूज एलिमेंट्स हैं उनको भी इसमें हम स्टडी करेंगे। सो दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल बी सिंपली कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब आप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखें मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल CH4, तो इसको मीथेन बोलते हैं। तो इसमें आप देखें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अभी हमने यूरिया का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करो, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी तो आ रहे हैं ना। तो इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन के साथ डेरिवेटिव कौन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। तो ये भी कौन सा कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कीटोन की एक एग्जांपल लिख लेते हैं, एसीटोन बोलते हैं इसको हम कॉमनली। तो इसमें भी आप चेक करो, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एल्डिहाइड लिख लेते हैं, एसी डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये भी बेंजीन लिख लेते हैं, बेंजीन से आप फेमिलियर हो काफ़ी ज़्यादा। तो बेंजीन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें भी अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो C6H6 होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं जो आपको बाहर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऑर्गेनिक नहीं है और हम उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। तो हम मूव करते हैं, देखें हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, चलो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स ये सोच लेते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हैं, सो दैट विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन एक्चुअल में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली, ये 80 to 90% होल्ड करती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो फीचर्स हैं, उनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके जो केमिकल रेट्स हैं, वो मैच नहीं करते हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। सो ये वाला जो आपका कंपाउंड है, एक तो ये आयनिक करैक्टर रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आयनिक करैक्टर रखता है, यानी ये आयनिक बॉन्ड से बना हुआ हमारे पास कंपाउंड है। तो हर वो कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, हम उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। एक तो ये बात ठीक हो गया। दूसरी बात, इसके केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, ठीक है, इसलिए भी हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटेगराइज नहीं करते। इसकी और भी बहुत सारी रीजंस हैं। इसके अलावा आप देख लें कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, हालांकि इसमें कार्बन आ रही है, लेकिन इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फीचर्स हैं, वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलते हैं। तो इसी तरह हमारे पास कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है,
तो ये जो हमारे पास इस तरह के कंपाउंड्स हैं या नाइट्रेट्स वगैरह हैं NO3 नेगेटिव, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास सिर्फ इनऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं, हम इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 में जो हमारा आर्टिकल ऑफ डिस्कशन है वो है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो खास फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है, जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तकरीबन कॉमन होती हैं। तो उसमें सबसे पहला है पिकुलर बिहेवियर या पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कार्बन एटम के जो ये 4th A ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड, ये हमारे पास 4th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसमें ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला, ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे। सिलिकॉन थोड़ा सा मिलता जुलता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, लेकिन कार्बन जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में नुमाया खसूसियात रखता है। उसकी वजह है कार्बन जो है कार्बन के साथ लॉन्ग चेन डेरिवेटिव्स बनाता है, ठीक है। कार्बन के साथ कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी, जो कि और किसी भी एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के हैं उनमें ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ मौजूद नहीं हैं। सो इस वजह से कार्बन जो है वो नुमाया है। यही वजह है कार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो ये है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन, इसको मैंने बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन किया, ठीक है। मजीद आप इसकी डिटेल्स जो हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आयोनिक या कोवलेंट करैक्टर। देखो हम बोलते हैं ना नॉन आयोनिक या कोवलेंट, इसका मतलब एक ही है। अगर कोई चीज़ आयोनिक नहीं है तो इसका मतलब वो कोवलेंट होगी, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कौन सा करैक्टर होता है? कोवलेंट करैक्टर। अभी मैंने आपको बताया भी, जैसे CH4 है, ठीक है, CH3OH अल्कोहल। तो अभी एक एग्जांपल मैंने ली थी सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो इसमें मैंने आपको बताया था ये आयोनिक करैक्टर रखता है, तो इसलिए ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हालांकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। सो दैट इज वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग इट टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट हैविंग आयोनिक करैक्टर प्योरली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर बिहेवियर। अब इसको समझ लें, बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बिहेवियर में सिमिलैरिटीज़ हैं। कैसे भला? जैसे मीथेन से अगला जो मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे CH4 है, इसके बाद इथेन का मॉलिक्यूल है CH3। तो इन दो कंपाउंड्स जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। एक और मैं लिख देता हूँ, जैसे CH3, CH2, CH3। तो ये कंपाउंड भी प्रोपेन, इनकी प्रॉपर्टीज़, इन तीनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ आपस में खासी मिलती जुलती हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इसमें एक होमोलोगस सीरीज होती है। ये वाली जो CH2 की रेपिटेशन है ना, या कार्बन की रेपिटेशन है, इसको हम होमोलोगी बोलते हैं। तो इसकी वजह से इनकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में खासी मैच करती हैं, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं या बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसमें जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल्स हैं ना मैक्रोमोलिक्यूल्स में, वो जो हमारे पास नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे DNA है, RNA है, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये जितने भी मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ बायोलॉजिकल कंपाउंड, ये सारे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर के, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और अगर हम प्लास्टिक वगैरह की बात करते हैं, अब प्लास्टिक भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, लॉन्ग चेन डेरिवेटिव्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल भी होते हैं, जैसे यहाँ पे मीथेन लिखी हुई है, दैट इज़ वेरी सिंपल कंपाउंड, बट वी हैव मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स विच आर ऑर्गेनिक आर नॉर्मली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी में 5वीं इसकी फीचर है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की जो डिटेल्स हैं वो हम इस चैप्टर के लास्ट पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देख लो, हमारे पास एक कंपाउंड है C2H6O, ठीक है। अब हमें इसका नहीं पता, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो दो तरह से बन सकता है, यानी ये CH3OCH3, एक तो ये बन सकता है, दूसरा ये ऐसे भी बन सकता था CH3CH2OH। तो अब आप देखें, ये वाला एक डाईमिथाइल ईथर है, डाईमिथाइल ईथर, ठीक है, और ये वाला जो कंपाउंड है वो है इथाइल अल्कोहल। तो ये दोनों कंपाउंड आपस में डिफरेंट हैं, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो दोनों का सेम है। इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिन कंपाउंड्स का एक जैसा होता है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स टू एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आइसोमेरिज्म को सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए हम ये बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा हो लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जो हैं वो डिफरेंट हो, उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स और इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चूंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है तो ये वाला फिनोमेना बहुत ज़्यादा फेमिलियर है इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इससे नेक्स्ट हम छठी प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं विच इज़ रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो जब मैंने कहा था ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, उसकी मैंने आपको लॉजिक बताई थी कि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका रेट या तो मॉडरेट होता है, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होते, या फिर बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं वो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर में, क्योंकि देखो ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकेज होती है पहले एंड देन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए रेट बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेकेज और फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली बहुत क्विकली हो रही होती है, तो इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो रेट से भी हम गैस कर सकते हैं आइदर द कंपाउंड इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। तो आपको पता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड भी दो तरह का होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे ये मिथाइल अल्कोहल है और जैसे मैं बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। यू कैन चेक कि ये जो मिथाइल अल्कोहल है ना, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखती है, तो ये कंपाउंड भी पोलर है, और लेकिन ये वाला नॉन पोलर है। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं ये दोनों तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक पोलर भी और नॉन पोलर भी, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर करैक्टर रखते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ज़्यादातर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, ईथर है, इस तरह के जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नॉन पोलर हैं, उनमें ये ज़्यादा सॉल्युबल हैं। जबकि कुछ कंपाउंड जैसे अल्कोहल है ये पानी में हल हो जाते हैं, ये मिथाइल अल्कोहल सिप्रेट को बोलते हैं। इसके बाद लास्ट में हम आ जाते हैं, हमारा इस लेक्चर का आखिरी आर्टिकल है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है। तो इसमें हम ना कुछ चीज़ें कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं फूड मटेरियल्स पे। तो जितनी भी हम फूड मटेरियल्स यूज़ करते हैं कॉमनली या हम उनको बनाते हैं, तो वो नॉर्मली हमारे पास ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। आप जितनी भी फूड्स हम खा रहे हैं उनमें ज़्यादा, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। हम शुगर यूज़ करते हैं, ग्लूकोज यूज़ करते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी में हम फूड के तौर पर लेते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं, मेडिसिन की बात कर ली जाए तो मेडिसिन में टोटली हमारे पास जो मेडिसिन बनाते हैं उनमें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। बहुत कुछ रेयर हमारे पास एग्जांपल्स होंगी जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेडिसिन में इन्वॉल्व ना हो। तो मेडिकल की फील्ड में यानी मेडिसिन की फील्ड में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज़ में बात कर ली जाए तो बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ठीक है, जिसमें खादें बनती हैं। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास नॉर्मली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टेक्सटाइल्स की हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास पेंट्स की हैं इंडस्ट्रीज़। तो हमारे पास जितनी भी हम बात कर लें, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक। तो हम आप ऐसे समझ लें हम तकरीबन 80% जो दुनिया में रहते हैं ना, इस दुनिया में 80% चीज़ें हम ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा यहाँ तक भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो आज का लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये समझ आया और अच्छा लगा तो आप इस जो है वो टॉपिक को और इस लेक्चर को लाइक भी करें, और हमारे चैनल को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।